और हमारी आज दूसरी टॉक है जोड़ों का दर्द और उसका निवारण। और उसके लिए हमारे वक्ता है डॉक्टर कर्णव पंचाल। डॉक्टर कर्णव पंचाल जी ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ है। उन्होंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री लेने के बाद मुंबई स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल से वशिष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और एडवांस सर्जिकल टेक्नोलॉजी सीखने के लिए उन्होंने साउथ कोरिया से फेलोशिप भी की हुई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने व्याख्यान दिए हुए हैं। आज डॉक्टर कर्णव पंचाल घुटने, कूल्हे, कंधे और कोहनी के जोड़ों के प्रत्यारोपण और दूरबीन से होने वाले आर्थ्रोस्कोपी ऑपरेशंस के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने देश में सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट ऑन 3D प्लेटफॉर्म टेक्निक की शुरुआत की है, जिससे घुटने के जोड़ों का प्रत्यारोपण 100% यथार्थता से बैठता है, ऐसी टेक्निक शामिल है। उन्होंने अब तक 5000 यानी कि 5000 से भी ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी की हुई है। आज संडे है, आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ ये वेबिनार में जुड़े, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सेशन इंफॉर्मेटिव रहेगा। सेशन में जोड़ों की दर्द की समस्या है और उसके उपचार के बारे में बात करूंगा। जोड़ों के दर्द को हम सामान्यतः आर्थराइटिस या वात रोग के नाम से जाने जाते हैं। आर्थराइटिस का ब्रॉडली 2 डिवीजन में कैटेगराइज होता है। एक तो हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी कि जो जोड़ों में दर्द होता है वो सूजन के साथ होता है, और नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मीन्स जो जोड़ों में दर्द होता है वो सूजन की वजह से नहीं होता है, लेकिन वो वेयर एंड टेयर की वजह से होता है। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावा, गाउट और एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस जैसे रोग शामिल होते हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवा जैसे रोग शामिल होते हैं। तो सामान्यतः हम दर्दियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवा के रोग पाए जाते हैं। तो हम ये 3 रोग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावा की बीमारी। सामान्यतः ये बीमारी 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में दिखाई जाती है और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये बीमारी कम दिखाई जाती है। महिलाएं इसमें ज़्यादा सफर होते हैं। ये बीमारी जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक भी होती है। आपके भाई बहन, मम्मी पापा को बीमारी है तो ये बीमारी आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी कोविड के चलते सबको इम्यून सिस्टम का पता ही है, तो ये बीमारी को हम एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें जनरली क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो शरीर में प्रवेशने वाले जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसके सामने फाइट करके शरीर को बचाती है। बट ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम शरीर के जोड़ों के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन वगैरह की शक्यता होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठियावा के लक्षण कौन कौन से हैं? सामान्यतः दर्दी इसमें जोड़ों के दर्द और सूजन की कंप्लेन करते हैं। खासकर में इसमें क्लासिकली बॉन्डिंग स्टिफनेस का लक्षण पाया जाता है। जब भी दर्दी सुबह उठते हैं तब हाथ के जोड़ जो भी है वो अकड़ जाते हैं, पैर के जोड़ भी ऐसे ही अकड़ जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी पिक्युलरिटी ये रहती है कि शरीर में दोनों बाजू के जोड़ एक साथ अफेक्ट रहते हैं। जैसे कि दोनों हाथ के जोड़ एक साथ अफेक्ट रहना, कोहनी का सांधा है तो दोनों कोहनी एक साथ आपको दर्द करेगी, एक साथ उसमें सूजन आएगी। वैसे ही आपके कूल्हे के सांधे में, आपके घुटने के सांधे में भी एक साथ उसका अफेक्शन होता है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान कैसे किया जाता है? इसके टिपिकल लक्षण पर से उसका निदान करना बहुत ही आसान रहता है। इसके अलावा कई ब्लड टेस्ट है जिसके जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्पेसिफिक है, जैसे कि सीबीसी है, ईएसआर है, सीआरपी रिपोर्ट है, एक रूमेटॉइड रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर करके रिपोर्ट की जांच की जाती है, जिसमें 80 to 85% दर्दियों में वो रिपोर्ट पॉजिटिव पाया जाता है।
इसके अलावा एक एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी करके टेस्ट आता है, जो भी 95 to 100% दर्दियों में पॉजिटिव पाया जाता है। इसके अलावा दर्दी के जोड़ों के एक्सरे पर से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कई बार निदान किया जाता है। अगर आप हाथ का एक्सरे करवाओगे तो ऐसे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी और डिफॉर्म हो जाती है, हो ही पाई जाती है। इसके साथ साथ कॉनी के सांधा भी आपका खराब हो सकता है। साथ में घुटने के हड्डी घुटने के जोड़ में भी तकलीफ हो सकती है। और ऐसे ही जो कूल्हे का गोला है दोनों साइड के हिप जॉइंट, उसमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस परेशान कर सकता है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? कोई भी आर्थराइटिस के इलाज में व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम जनरली दर्दियों को बोलते हैं कि सुबह उठते ही जो भी शरीर के सभी जोड़्स हैं उसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो सुबह उठते ही उंगलियां, हाथ की उंगलियां हिलाने की, ये कलाई का जोड़ है ऊपर नीचे करने का, उसको गोल गोल घुमाने का। ऐसे ही अपने कोहने का जोड़ है, शोल्डर का जोड़ है, फिर पाँव के जोड़ में पंजे का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, हिप जॉइंट एक्सरसाइज है। वो सब एक्सरसाइज 5 से 7 मिनट तक करके बैठ में से खड़े होने की दर्दी को सलाह दी जाती है, जिससे मॉर्निंग स्टिफनेस जो सुबह अक्कड़पन आ जाता है उसमें से काफ़ी राहत मिलती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्पेसिफिक दवाइयाँ भी आती है जो दर्दी को लंबे समय तक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर व्यायाम और दवाई से आराम नहीं मिलता है तो ऑपरेशन एक दर्दी की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी उपचार बनता है। जैसे कि कोई भी दर्दी के घुटने अफेक्टेड है तो उसमें नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन यानी कि घुटने को प्रत्यारोपण का ऑपरेशन किया जाता है। ऐसे ही अगर कूल्हे या थापे के जॉइंट का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ऐसे ही कंधे और कॉनी के जोड़ बदलने का ऑपरेशन भी अवेलेबल है। मैं एक केस दिखाता हूँ। ये हमारे सिस्टर ही है जिसको लेफ्ट शोल्डर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से पेन हो रहा था और उनकी मूवमेंट भी दूसरे शोल्डर के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो गई थी। अगर मैं आपको एक्सरे पे समझाना चाहूँ तो उनका ये जो लेफ्ट शोल्डर का एक्सरे है ये उनका गोला है, कंधे का गोला है और उसकी कटोरी है, दोनों देख रहे हैं आप आपस में घिस रहे हैं। उसको हमने चेंज करके टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन के 3 महीने बाद आप देख सकते हो कि उनका हाथ पूरा ऊपर जा रहा है। ये ऑपरेशन के पहले का उनका सिचुएशन है और ऑपरेशन के बाद का सिचुएशन है। जो हाथ उनका पूरा पीछे नहीं जा रहा था वो ऑपरेशन के बाद पूरा पीछे जाने लगा है। जो हाथ बाजू में उठ नहीं रहा था वो अभी पूरा उठा सकते हैं। ऐसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सफ़र हुए मरीज है जो उनको घुटने की वजह से चलने में तकलीफ हो रही है। आप देख रहे हो कि उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया हुआ है और ऑपरेशन के बाद वो अच्छी तरह से चल रहे हैं। साथ साथ में आप उनके हाथ को भी नोटिस कर सकते हो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से उनके हाथ भी खराब हो गए हैं। तो इनका एक्सरे है, ये ऑपरेशन के पहले का एक्सरे जिसमें आप देख सकते हो तो उनका घुटने का जोड़ पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे जिसमें हमने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का प्रत्यारोपण किया हुआ है। दूसरी चीज़ आती है गाउट। गाउट जनरली पाँव के जोड़ों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, साथ साथ में वो घुटने को जोड़ और हिप जॉइंट को भी नुकसान कर सकता है। जनरली गाउट किस वजह से होता है उसकी बात की जाए तो हम खुराक में प्रोटीन लेते हैं। वो प्रोटीन का शरीर में अल्टीमेटली पचन होकर उसमें से यूरिक एसिड नामक तत्व बनता है और वो यूरिक एसिड शरीर में से फिर से डिग्रेड होकर ब्रेक होकर यूरिन के द्वारा किडनी से बाहर निकला जाता है। बट किसी कारण वो यूरिक एसिड डिग्रेड नहीं होता है और शरीर में उसकी जमावट हो जाती है और खास करके जोड़ों में उसकी जमावट होती है, जिसके कारण यूरिक एसिड क्रिस्टल बनते हैं। वो छोटे छोटे दाने बनकर जोड़े में जमा होते हैं जिसकी वजह से दर्दी को सूजन और पेन हो जाता है। कई बार ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स किडनी में भी पथरी की बीमारी कर सकते हैं। उसके इलाज के लिए जैसे मैंने बताया कोई भी आर्थराइटिस के इलाज में व्यायाम बहुत ज़रूरी है। व्यायाम एक जरूरी चीज़ रहता है। इसके साथ साथ दवाइयाँ और आहार में कंट्रोल, जिसमें शरीर में प्रोटीन की मात्रा डाइट में कम हो ऐसा डाइट जाना ज़रूरी है। खास करके अल्कोहल, मीट, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ साथ में टमाटोस है, कैप्सिकम है, ऑलिव ऑयल है, उसके सेवन से गाउट के दर्दियों में काफ़ी फायदा मिलता है। सामान्यतः दिखे जाने वाले आर्थराइटिस यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम वेयर एंड टेयर डिजीज बोलते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसको हम सामान्य भाषा में हिंदी में संधिवा के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी शरीर के कोई भी जोड़ को अफेक्ट कर सकती है, जिसमें कॉमनली हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे कूल्हे का या हिप जॉइंट, हमारे रिस्ट का जॉइंट, हमारे कॉनी का जॉइंट, हमारे नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ये सभी प्रभावित हो सकते हैं।
अगर संधिवा के जोखिम की बात करें तो सबसे पहला जोखिम इसमें ओबेसिटी या मोटापा है। एक स्टडी से ऐसा पाया जाता है कि शरीर में अगर वजन 1 किलो बढ़ता है तो उसका घुटनों पे 4 किलो वजन ज़्यादा पड़ता है। तो जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है ऐसे ऐसे आपका घुटने ज़्यादा घिसने लगता है। करीबन उम्र के साथ साथ उसकी जो बीमारी है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि ये बीमारी 50 या 55 साल के बाद के मरीजों में ज़्यादातर दिखाई देती है। और फैमिली हिस्ट्री भी, अगर आपको माता पिता या भाई बहन को ये बीमारी है तो आप में ये आनुवंशिक बीमारी आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो हम बोलते हैं संधिवा हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, पर आखिर ये होता क्या है वो मैं आपको सरल भाषा में समझाने के लिए आपके पास एक नी मॉडल है मेरे पास, उसके ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हो कि मेरे पास एक घुटने का मॉडल है, ये ऊपर जांघ की हड्डी है, ये नीचे पैर की हड्डी है, दोनों हड्डी से हमारे घुटने का जोड़ बनता है। अगर मैं घुटने के जोड़ की अंदरूनी संरचना आपको समझाने जाऊँ तो दोनों हड्डी के बीच में भगवान ने ऐसी सी शेप्ड गद्दी दी हुई होती है। ये गद्दी हर एक घुटने में 2 होती है, एक अंदरूनी तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है। ये गद्दी का मेन काम, जैसे कार में जंपर होता है वो जंपर की तरह होता है। जो भी हम रूटीन एक्टिविटीज हमारी करते हैं, जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, नीचे बैठ के खड़े होते हैं, उस दौरान घुटने के अंदर भी जर्क्स लगते हैं। वो जंपर की तरह ये गद्दी सब जग एब्जॉर्ब कर लेती है और हड्डी को वो जग से नुकसान होते हुए बचाती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी जांघ की हड्डी की घुटने की तरफ का भाग और पैर की हड्डी का घुटने की तरफ का भाग, इसके ऊपर एक बीसीसी काट जैसी परत भगवान ने दी हुई है, जिसको हम कवचास्थि या कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। ये कार्टिलेज की वजह से दोनों हड्डियों के बीच में, दोनों घुटने के जोड़ में एकदम स्मूथ या तो फिर घर्षण रहित मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हमको दर्द नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये गद्दी अपना जो एफिशिएंट काम करती है वो काम करना कम कर देती है। जो पहले गद्दी 100% जग एब्जॉर्ब कर लेती थी, वो उम्र के साथ साथ उसका जग एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता कम हो जाती है। उसकी वजह से थोड़े थोड़े जर्क्स है वो गद्दी एब्जॉर्ब करती है, बाकी के थोड़े जर्क्स वो हड्डी पे फेंकती है, जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ ऐसे कार्टिलेज की जो स्मूथ सरफेस थी, जो हमारा नॉर्मल जॉइंट था, उसमें ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं। वो गड्ढे की वजह से दोनों हड्डी के बीच में घर्षण बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमको दर्द और सूजन आ जाती है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल घुटने का जोड़ है, जिसमें ये हमारा कार्टिलेज का लेयर है और दोनों घुटने के बीच में ये अंदरूनी गद्दी और बाहर की गद्दी है, और ये हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित घुटने का जोड़ है, जिसमें आप देख सकते हो कि कार्टिलेज में गड्ढे पड़ जाते हैं और जो दोनों हड्डी के बीच में गद्दी थी वो भी घिस जाती है। ये हमारा नॉर्मल नी जॉइंट है, जिसमें देख रहे हो कि आप एकदम स्मूथ लेयर कार्टिलेज का है, जिसकी वजह से दोनों हड्डी के बीच में स्मूथ मूवमेंट हो जाती है। पर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित नी जॉइंट का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये इधर कार्टिलेज में से गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेन और सूजन बढ़ती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस रहते हैं। जैसे आंख में मोतिया बिंदु आता है तो पहले एक बूंद आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो मैच्योर होता है। उसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले भी शुरुआत में कार्टिलेज में ऐसे टायर, एक छोटा सा टायर होता है, धीरे धीरे वो टायर बढ़ता जाता है और वो गड्ढे में रूपांतरित होता है। इसको हम एक्सरे पर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक्सरे में एक ग्रेड 1 है, जिसमें थोड़ा सा दोनों हड्डी के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो कम हो गया है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ के दोनों हड्डियों के बीच में पूरा अंतर नील हो जाता है, जिसको हम टीसिंग आर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवा के लक्षण क्या क्या होता है? सबसे कॉमनेस्ट लक्षण होता है कि घुटनों में पेन होना। इसमें चलने से पेन होता है। शुरुआत के जो अर्ली स्टेज होता है, इसमें दर्दी जनरली ऐसा बोलते हैं कि मैं चेयर पर से या पलंग पर से खड़ा होता हूँ, उसके बाद 3-4 स्टेप्स में मुझे पेन होता है, उसके बाद मुझे अच्छा हो जाता है। वो सबसे शुरुआत का लक्षण है। उसके बाद दर्द बढ़ता जाता है। कई बार घुटनों में हड्डी में घिसाव की वजह से घुटनों में सूजन भी आ जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, खास करके सीढ़ियाँ उतरने में ज़्यादा तकलीफ होती है। कई सारे दर्दी को कार में बैठने से और कार में से बाहर निकलने के समय भी पेन रहता है। अगर आप चेयर पे 2 से 3 घंटे बैठे हो, उसके बाद खड़े होने में भी तकलीफ होती है। और कई बार दोनों हड्डी में अरस परस घिसाव की वजह से अंदर से क्रेपिटेशन या क्रैकलिंग, क्रैक करके नॉइज भी आ सकता है। अगर हम इस स्टेज पे ऑस्टियोआर्थराइटिस को इग्नोर करते हैं तो आप ऐसे घुटने भी आपके पाते हैं जिसमें हड्डियां पूरी तरह से
बैंड हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है और आपका घुटना करीबन 35-40 डिग्री तक बैंड हो जाता है। ये पेशेंट तो हमारे पास स्पेसिफिक कंप्लेन लेकर आया था कि मेरे पास घर में कुत्ता है और वो कुत्ता मुझसे खेलता रहता है, मैं खड़ी रहती हूँ और कुत्ता अंदर बाहर करता रहता है दोनों पाँव से बीच में। कई बार पेशेंट इतना इग्नोर करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से उनका फ्रैक्चर भी हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये पेशेंट इधर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर के साथ चल रहा है और इनके जोड़ के एक्सरे जिसमें आप देख सकते हो कि इधर की हड्डी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से टूट गई है, जिसको हम हमारी भाषा में स्ट्रेच फ्रैक्चर बोलते हैं। कई पेशेंट को ऐसे तकलीफ रहती है कि वो घर में से बैठने से बाथरूम तक जाने में सक्षम नहीं रहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है? आपको जनरली पेन इतना रहता है कि आप रूटीन जो आपकी एक्टिविटीज़ है, काम करना, उठना, बैठना, उसमें कंटाल आने लगता है। आपको जो आपके घर में बच्चों के साथ खेलना, वो उसमें भी आनंद नहीं रहता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपको कई बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अटैक्स भी आता है, क्योंकि आप बाहर घूमने जा नहीं सकते, घर में रूटीन कामकाज नहीं कर सकते। इसके उपचार के विकल्प क्या क्या है? सबसे पहले तो एक्सरसाइज करके घुटनों के आसपास के मसल्स को हम स्ट्रेंथन बनाने की दर्दी को सलाह देते हैं, जिससे जो घुटनों में पेन वगैरह कम हो सकता है। ये सिंपल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आप डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हो, जैसे कि आप खड़े रहकर अपने घुटने को बैंड कर जो घुटने के आगे वाले क्वाड्रिसेप्स मसल है उसको स्ट्रेच कर सकते हो। इसके साथ साथ दीवार के साथ भी ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो। लेटे लेटे भी आप अपना पाँव सीधा ऊपर कर 10 तक गिनकर नीचे रख सकते हो, जिससे आपके घुटने के पीछे वाले मांसपेशी मजबूत होंगे। इसके साथ साथ चेयर में बैठ के भी पाँव लंबा करना, पाँव मोड़ना वगैरह आप एक्सरसाइज कर सकते हो। साथ में ये थेराबैंड जो स्पेशल बैंड आता है उसके साथ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो और लेटे लेटे भी आप पाँव ऊपर कर हैमस्ट्रिंग घुटने के पीछे वाला मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हो। वेट लॉस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैंने जैसे बताया आपका वजन 1 किलो ज़्यादा होता है तो आपके घुटने पे 4 किलो वजन ज़्यादा होता है। वैसे ही आप 1 किलो वजन कम करोगे तो आपके घुटने पे 4 किलो वजन कम आएगा। तो जनरली अगर मोटापा है तो 7 से 8 से 10 किलो वजन कम करने से आपका 50 से 60% घुटने का पेन चला जाता है। तो वेट रिडक्शन इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ कुछ डाइट्स है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हेल्प करते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की टैबलेट्स आती है, विटामिन सी की कैप्सूल आती है, विटामिन सी रिच डाइट है, जैसे नारंगी है, मौसम्बी है, लेमन है वगैरह आप आहार में शामिल कर सकते हो अच्छी मात्रा में। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में फ़ायदा करते हैं। इसके साथ साथ जिसमें बीटा कैरोटीन मिले, जैसे कि गाजर है, बीटरूट है, वो जॉइंट में पेन और इन्फ्लेमेशन या सूजन जो है वो कम करने में फ़ायदेमंद रहती है। इसके साथ साथ जो बीटा बायोफ्लेवोनॉइड्स जो जिसमें से मिलते हैं, जैसे कि कैप्सिकम है, ये पल्सेस है, एवोकाडो है वगैरह आप आहार में शामिल कर सकते हो। टर्मरिक, जिंजर वगैरह आप आहार में शामिल कर सकते हो। तो संधिवात से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपका वेट कंट्रोल में होना चाहिए। आपको रूटीन जो एक्सरसाइज बताई गई है वो एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए। आपका डाइट अच्छी तरह से होना चाहिए। नीचे बैठने की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि नीचे बैठने में तो आसानी रहती है। नीचे बैठ के खड़े होने में जो आपका वजन है उससे करीबन 5 से 6 गुना वजन आपके घुटने को सहन करना पड़ता है, तो उसमें आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन बढ़ जाता है, तो वो आपको कम करना चाहिए। आप टॉयलेट वगैरह के लिए वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, जिससे घुटने पर लोड कम होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की भी जो कोशिश है वो आप कम रखें। अगर चढ़ना उतरना हो तो बेटर है कि रेलिंग का या वॉल का सहारा लेकर चढ़े उतरे, ताकि घुटने पे लोड ना पड़े। वॉकिंग आप शुरू रखिए। वॉकिंग और साइकिलिंग दोनों घुटने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, पर वॉकिंग जब भी करते हो तब हो सके तो एक इवन सरफेस पर, उबड़ खाबड़ जमीन पर वॉकिंग ना करें, स्ट्रेट सरफेस पर वॉकिंग करें। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के वॉकिंग करें ताकि घुटनों पे जर्क कम लगे। घर पे भी आप खुले पाँव मत चले। घर पे भी नरम गद्दी वाले जो डॉक्टर्स चप्पल आते हैं वही चप्पल पहन के चले, ताकि उससे घुटने पे जर्क ना लगे। सो हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए? एक तो हमको आहार इतना संतुलित देना चाहिए कि हमारा वजन नहीं बढ़े, ताकि घुटने पे लोड ना आए। हमको जर्क की मूवमेंट अवॉइड करनी चाहिए, खास करके आगे जाके उम्र में 50-55 के साल बाद की उम्र में आप
जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग वगैरह एक्टिविटीज़ अवॉइड कीजिए। और लंबे समय तक खड़े रहने वाली एक्टिविटीज़ है जैसे कि गार्डनिंग है वगैरह आप अवॉइड कीजिए तो आपके घुटने की सेहत के लिए अच्छा रहता है। अगर ये सब चीज़ों से आपको घुटने में दर्द रहता है, उसके लिए आपको कंटिन्यूस दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, आपके रूटीन कामकाज में आपको तकलीफ होती है, तो ऑपरेशन एक आखिरी विकल्प है जिसमें हम ऑपरेशन करके दर्दी के घुटने के जोड़ का रिप्लेसमेंट करते हैं। आप देख सकते हो मैंने जो अभी केस बताया जिसमें दर्दी का फ्रैक्चर हो चुका था, उनके दोनों पाँव का हमने एक ही साथ ऑपरेशन किया हुआ था। और आप देख सकते हो कि पहले जो दर्दी वॉकर के साथ चल रहा था वो अभी वॉकर के बिना इंडिपेंडेंटली वॉक कर रहा है। ऐसे ही ये ऑपरेशन से इतने जो पैर बैंड हो गए थे वो भी सीधे हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे कूल्हे या हिप जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकता है। मेरे पास कूल्हे के जॉइंट का भी मॉडल है। ये हमारे कूल्हे का गोला है और ये हमारी कटोरी है। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी जैसे घुटने में कार्टिलेज का परत होता है वैसे कार्टिलेज का परत रहता है जो दोनों हड्डी के बीच में घर्षण रहित मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट करवाता है। और जब हमारे हिप जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से अफेक्ट रहता है तो उसमें भी ऐसे कार्टिलेज की सपाटी में गड्ढे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से दोनों हड्डी के बीच में एक फ्रिक्शनलेस जो मूवमेंट पहले होती थी वो नहीं होती है। दर्दी को पेन होता है, नीचे उठने बैठने में तकलीफ रहती है। तो ऐसे दर्दी को भी हम गोले के बदलने का या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कर उनको जो पहले की प्रक्रिया वो कर रहे थे वो एक फ्रीली करने की हम सलाह देते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। जय श्री महाकाल। अगर जोड़ों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इधर पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। Hello. Hello. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Is sir. it Yes, over, sir. na? Both the talks. Yes, sir. Over. Yeah. So I would just like to make a couple of comments. Both Sandeep and Karnav ने बहुत अच्छा सा वक्तव्य दिया है डायबिटीज एंड जॉइंट पे। ये दोनों बीमारियां मुझे लगता है दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं करते हैं, वेट कंट्रोल नहीं करते हैं, ओबेसिटी होती है तो साथ में पैर की भी तकलीफें होती है। सो आई थिंक दिस इज, और ये डिजेनरेटिव डिजीज सब जो उम्र के साथ सबको थोड़ा थोड़ा होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा था एंड आई थिंक इस तरह से और अगर अब हम ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो आगे लोगों को जानकारी मिलेगी और इससे ऐसे वक्तव्यों से लोगों को जानकारी बढ़ने से बीमारी का प्रिवेंशन हो सकता है रादर देन ट्रीटमेंट करना पड़े। आपने ये कर्नव जी बताया नहीं कि क्या कॉस्ट आती है ये ट्रीटमेंट की? हाँ सर, यहाँ हमारे यहाँ जो नी रिप्लेसमेंट जो इम्पोर्टेड इम्प्लांट से करते हैं उसकी कॉस्ट 1.6 से स्टार्ट होती है। और लॉन्ग टर्म रिजल्ट कैसा रहता है चलने फिरने में? ये तो अभी ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, पर लंबे अरसे तक कैसा रहता है? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडीज जो हम
इंपोर्टेड इम्प्लांट्स यूज करते हैं उसका 85 to 90% पेशेंट्स में 20 to 22 इयर्स का सर्वाइवल है, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा, और ये बताओ कि दर्दी ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है उसके बाद सब कुछ कर सकते हैं, लाइक जमीन पे बैठना, हल्की पालकी मार के बैठना, या जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है नी पे घुटने टेक के बैठना, ऐसे सब कर सकेंगे? क्या सर, चीजें नहीं कर सकते हैं? हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग जो जैसे हम टॉयलेट का उपयोग है तो फिर इंडियन टॉयलेट कर सकते हैं कि बाद में खाली वेस्टर्न टॉयलेट में बैठ सकते हैं? तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन का मेन हेतु नीचे बैठना नहीं है। जो पेशेंट व्हील चेयर बाउंड है, जो पेशेंट 5 से 10 मिनट तक ही चल सकते हैं, उनका जो रूटीन एक्टिविटीज है वो फिर से कर सके, उनका वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ सके, जिससे उनकी सेहत बनाए रहे। वो ऑपरेशन का मेन तो उनको पेन रिलीफ है, जो उनके पाँव डिफॉर्म हो गए वो सीधे करने हैं ताकि उनकी चाल अच्छी रहे, उन रूटीन एक्टिविटीज कर सके, वो बाहर घूम सके। जनरली ऑपरेशन के 3 से 4 महीने के बाद पेशेंट नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं, पर एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम उनको सलाह नहीं देते, क्योंकि जैसे ज़मीन पर बैठकर पेशेंट खड़े होते हैं तब उसके जो मानव निर्मित आर्टिफिशियल जॉइंट है उस पर भी ज़्यादा दबाव होता है। तो जो घुटना हमारा 20-25 साल तक चलता है वो अल्टीमेटली आपका 15 साल 17 साल में फेलियर हो जाता है। तो एज फार एज पॉसिबल पेशेंट को रूटीन में हम नीचे बैठने की सलाह नहीं देते हैं, पर महीने में 2-3-4 बार बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दवाइयाँ की जरूरत पड़ती है इसके बाद में, घुटना बदलने के बाद में कुछ स्पेशल दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कुछ है ऐसा? नहीं, इनिशियल सर सर्जरी रिलेटेड पेन के लिए 10 से 15 दिन तक दवाई लेनी पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे सब दवाइयाँ खत्म हो जाती है। ओके, वेरी गुड।